हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल्स स्टडी करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में इसके फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में या अन्य किसी तरीके से क्वेश्चंस आते ही हैं। इस वीडियो में आज हम ए और एन, ये तीन आर्टिकल वर्ड होते हैं, तो इसमें हम यूज़ ऑफ ए एन को देखेंगे। ये आर्टिकल्स का पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद वीडियो पार्ट 2 का जारी होगा। अच्छे से आप समझें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आनंद भी आएगा और आप सीखेंगे भी, मेरा विश्वास है ये। तो आर्टिकल्स 3 वर्ड होते हैं, ए एन द, ये 3 शब्द को आर्टिकल्स बोला जाता है। तो कुछ एक बेसिक जानकारी आर्टिकल्स के बारे में ये भी है। There is no need of articles in Hindi, Urdu and other languages except English. हिंदी, उर्दू या अन्य कई भाषाओं में आर्टिकल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, आपने कभी नहीं सुनी होगी। अंग्रेजी में भी आर्टिकल की कोई आवश्यकता लगती नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव से ही काम चल सकता है। पर अंग्रेजी की ये जो अनावश्यकता है वो ही इस लैंग्वेज की एक विशेषता है, इसलिए हम इस पर इसके प्रयोग पर बात करते हैं। सेकंड बात है, इट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनर्स इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। अब ये आपने देखा होगा, कई ग्रामर बुक्स में भी देखा होगा, आपके टीचर भी पढ़ाते होंगे कि जब डिटर्मिनर्स का टॉपिक पढ़ाते हैं तो आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव होते हैं। तीसरा पॉइंट है, दीज आर एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव होते हैं। पूछे आर्टिकल्स कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, तो ये आर्टिकल्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। ए एन, ये 2 इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं और द को डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। ऐसा क्यों? इंडेफिनिट का शब्द का जो अर्थ है वो आप जानते हैं, अनिश्चित, अपरिचित, और डेफिनेट यानी निश्चित। जब कोई चीज़ हमारे लिए निश्चित होती है तो हम उसको कहते हैं कि ये बिल्कुल डेफिनेट ऐसे ही होगा, यानी कि हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं। और जब हम डेफिनेट नहीं रहते हैं, यानी हम इंडेफिनिट रहते हैं, तो हम इंडेफिनिट वाली बात करते हैं। तो ये आपको देखना है कि ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल है और द डेफिनिट आर्टिकल है। अब इस बात को हम इस सेंटेंस से देखते हैं। नीचे एक सेंटेंस दिया है, आप देखें, ही इज अ बॉय, द बॉय इज जेंटल। ऐसे सेंटेंस पेपर में आते हैं। आप देखिए कि पहले जो बॉय नाउन है उसके पहले ए आर्टिकल लगा है और फिर बॉय के आगे द लगा है। तो ऐसा क्यों है? इस तरह के कई सेंटेंस आपको मिलेंगे, बुक के आगे ए लगा होगा, कभी बुक के आगे द लगा होगा। तो इसी में ये बात छिपी हुई है कि जब हम पहली बार किसी नाउन की बात करते हैं, पहली बार हम किसी से परिचित होते हैं, जब हम उससे बिल्कुल भी उसके बारे में जानते नहीं हैं, अनिश्चित रहते हैं, ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है, तो हम अभी लड़के के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, तो इस समय ये बॉय जो है वो इंडेफिनिट है, अनिश्चित है हमारे लिए, तो उसके आगे आर्टिकल ए लगा है। अगली बार जब उसकी बात होगी तो फिर वो बॉय डेफिनिट है कि जिसकी पहले बात की गई है वही वो बॉय है, तो इसके आगे फिर द लग गया। इसी में ये इंडेफिनिट और डेफिनिट वाली बात छिपी हुई है। जैसे हम एक और उदाहरण लें, देयर वॉज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट, एक जंगल में एक शेर था, देयर वॉज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट। फिर हम बोलेंगे द लॉयन वॉज हंग्री, शेर भूखा था। तो लॉयन के आगे ए लगा पहले, फिर लॉयन के आगे द लगा। तो जंगल में एक शेर था, पहले जंगल में जो शेर था हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो वो लॉयन इंडेफिनिट था, तो हमने उसके आगे ए लगाया। फिर आगे हम बोलते हैं द लॉयन वॉज हंग्री, शेर भूखा था। अब हमको पता है कि वो उसी शेर की बात कर रहे हैं, किसी और शेर की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि कहानी के शुरू में आया है कि जंगल में एक शेर था और वो शेर भूखा था। तो अगेन फिर हम उस लॉयन के आगे द लॉयन वाज हंग्री। तो जब पहली बार कोई चीज़
अपरिचित अनिश्चित होती है, तो इसलिए उसके आगे आर्टिकल एन लगाते हैं। और जब वो बाद में रिपीटेशन होता है उस नाउन का, तो हम परिचित हो जाते हैं, डेफिनेट हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, तो उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसी बात को हम देखते हैं यहाँ। तो दूसरा अब देखें, ए एन प्लस सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन और द प्लस सिंगुलर प्लूरल डेफिनेट नाउन। तो ए एन का अर्थ होता है एक, और उसको इंडेफिनिट आर्टिकल बोला गया है। तो ए एन सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन के साथ आता है, यानी कि एक वचन, कोई एक संज्ञा है, उसके साथ में ए एन आता है। और द डेफिनेट नाउन होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है, परंतु द सिंगुलर नाउन के साथ भी आ सकता है और प्लूरल नाउन के साथ भी आ सकता है। इसको हम आगे देखेंगे। अभी देखें, एक यूज होता है द एनाफोरिक यूज ऑफ द। इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी हम दे दें कि द का एनाफोरिक यूज क्या होता है। ये अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी तो हमने इसी बात को ऐसे समझाया कि डेफिनेट और इंडेफिनिट क्या होता है। इसी बात को ग्रामर की भाषा में हम बोलते हैं एनाफोरिक यूज। तो द का एनाफोरिक यूज होता है ये, जैसे सेंटेंस है शी इज अ गर्ल, द गर्ल इज ब्यूटीफुल। तो गर्ल के पहले ए आया, फिर बाद में गर्ल के बाद पहले द आया। दूसरा सेंटेंस है दिस इज एन एप्पल, एप्पल के आगे एन आया, फिर द एप्पल इज स्वीट, फिर एप्पल के आगे द आया। तो यही है द का एनाफोरिक यूज। एनाफोरा मीन्स, एनाफोरिक में एनाफोरा शब्द से बना है, उसका अर्थ होता है टू कैरी बैक, यानी पीछे की ओर जाना। तो द का प्रयोग उस व्यक्ति या वस्तु के साथ होता है जिसकी चर्चा पहले हो गई होती है। इस प्रकार द जो है वो पीछे की ओर मुड़ता है, अर्थात पहले से जिसकी बात की गई है नाउन, उसकी ओर देखता है और उसके साथ ही उपयोग में आकर के उसे डेफिनेट बना देता है, यानी उसके साथ पीछे जा कर के उसको उसके साथ प्रयुक्त होकर के, जैसे गर्ल के साथ ए था, अभी गर्ल के साथ उसको निश्चित करके डेफिनेट करके फिर वो द लगा दिया। तो इसी प्रयोग को हम एनाफोरिक यूज कहते हैं। यहाँ देखो, पहले वाक्य में आपने देखा कि जो गर्ल है उसके साथ ए आया है और दूसरे वाक्य में उसके साथ द आया है। तो यही है उसका एनाफोरिक यूज। अब आगे हम देखें इंडेफिनिट आर्टिकल। अब ए एन की हम बात करेंगे। तो ए एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये हमने बता दिया कि ए एन का उपयोग एक वचन गिनने वाली चीज के आगे आता है, काउंटेबल नाउन के साथ आता है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं आता है। तो एक वचन गिनने वाली चीज। अब यहाँ हम कहाँ ए लगाएंगे, कहाँ एन, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। 9th-10th में ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। तो वी यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ आप इस चीज को देखें कि ये बिल्कुल समझ लें आप, साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जो व्यंजन की कॉन्सोनेंट की ध्वनि जिस स्पेलिंग से निकलेगी शुरुआत में, उसके आगे ए लगाएंगे। एंड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद ए वोवल साउंड, और जिस स्पेलिंग की ध्वनि साउंड वोवल से निकलेगा, स्वर से निकलेगा, स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश में स्वर होते हैं, उनके आगे एन लगेगा। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज होती है। कई स्टूडेंट को हम देखते हैं, पूछा जाता है कहाँ ए लगता है कहाँ एन। तो एक बात आप याद रख लें कि यहाँ लेटर से मतलब नहीं है कि स्पेलिंग की लेटर इंग्लिश वोवल से शुरू हुई है, ए ई आई ओ यू से, उससे कोई मतलब नहीं है। या किसी स्पेलिंग की शुरुआत इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से हुई है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब है उस स्पेलिंग के साउंड से। यदि उस स्पेलिंग का साउंड स्टार्टिंग में वोवल साउंड देता है तो उसके आगे एन लगाएंगे, और यदि उस स्पेलिंग का स्टार्टिंग में साउंड कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो ए लगाएंगे। जैसे आप देखें ए टेबल, अ मैन। तो यहाँ आप देखें अ टेबल, टेबल में ट कॉन्सोनेंट होता है तो ए लगा। अ मैन म कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है हिंदी का, तो अ लगा है। अ कंट्री कंट्री क कॉन्सोनेंट व्यंजन होता है, ए लगा है। अ सर्वेंट स तो कॉन्सोनेंट है। ये नीचे इसमें आप देखें ये वोवल साउंड है, ये तो कॉन्सोनेंट साउंड बताया। अभी वोवल साउंड एग, ई डबल जी एग, तो एग ए,
अब नीचे मैंने हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड दे दिए हैं। क ख ग घ जो होते हैं वो हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, तो उनके आगे हमको ए लगाना है, और जो वोवल साउंड है अ आ इ ई हिंदी वोवल साउंड है, उनके आगे एन लगाना है। तो एग, एग ए हिंदी का स्वर है, वोवल है साउंड, तो उसके आगे एन लगा। एन अम्ब्रेला, एन एनिमल, एन ऑरेंज। तो आपको स्पेलिंग नहीं देखना है, आपको साउंड देखना है। इसको हम और आगे डिटेल से समझाते हैं। ए टेबल, आप यहाँ देखें टेबल। अब टेबल में ट क्या है? हिंदी का व्यंजन, कॉन्सोनेंट, तो हमने इसके आगे क्या लगाया? ए। मैन, तो म, ए म व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है। कंट्री, क ए लगाया, कॉन्सोनेंट व्यंजन। हिंदी के आप ये देख सकते हैं कि उसका उच्चारण आप जो हिंदी की वर्णमाला में पढ़ते हैं उसके कॉन्सोनेंट से हो, या फिर इंग्लिश में भी हम देखें तो उसका साउंड स्पेलिंग वोवल से स्टार्ट हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साउंड उसका वोवल वाला होना चाहिए। तो सर्वेंट है स, तो ए। एग, अब देखिए ए ये वोवल साउंड है, ए जो है वो वोवल साउंड है इसलिए एन लगा है। अम्ब्रेला अ, तो एन। एनिमल ए वोवल साउंड एन। ऑरेंज वोवल साउंड। तो इस तरीके से आप अब क्लियर हो गया होगा आपको कि हमको साउंड देखना है कि स्पेलिंग का साउंड यदि स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट वाला है तो ए लगेगा, और साउंड स्टार्टिंग में वोवल वाला है तो एन लगेगा। स्पेलिंग उसकी इंग्लिश वोवल से शुरू होती है, इंग्लिश कॉन्सोनेंट से शुरू होती है, इसका इस रूल से कोई मतलब नहीं है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आगे देखें हम नीड ऑफ ए एन वाई। अब कई बार ये सोचने को आ जाता है कि भाई ए और एन का मतलब तो एक होता है, एक ही चीज़ है, तो फिर इन दो की क्या आवश्यकता है, क्यों है ए और एन अलग अलग? तो यहाँ एक चीज़ आपको बता दूं मैं, फैसिलिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ये बहुत काम की चीज़ है। आप देखें उच्चारण की सुविधा, प्रोनाउंसिएशन की सुविधा। आपने कई बार देखा होगा अंग्रेज लोगों का जो बोलने का होता है वो तरीका वो थोड़ा अलग होता है, और उनकी जो बोलने की जो फैसिलिटी थी प्रोनाउंसिएशन की, उसके लिए उन्होंने अ और एन अलग अलग वर्ड बनाए। आप ये देख सकते हैं, क्योंकि हमको तो जरूरत ही नहीं पड़ती, हम तो एक शब्द यूज करते हैं, एक किताब, एक गिलास, एक कुछ भी, एक शब्द के लिए हम एक ही शब्द आता है, पर इंग्लिश में ए और एन दो है। अब देखिए जैसे ये वर्ड है आस, तो अ और अ दो स्वर, दो वोवल का आपस में क्रॉस हो रहा है, और इसको बोलने में बड़ी दिक्कत आएगी जब हम दो स्वर को एक साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो मिक्स होकर के एक ही ध्वनि सुनाई देती है हमको, दो ध्वनि दिखती नहीं है आस। पर तो ये जो बीच में स्वर का जो टकराव होता है उसको रोकने के लिए उन्होंने एन बनाया। अब यहाँ आप देखिए कि जो इंग्लिश मैन होगा, अंग्रेज, वो लिखता तो ये है अनास, बोलता है ये, समझ गए ना आप, लिखता है अनास, बोलता है अनास, अनास, दिस इज अनास, यानी उसके नाक से न की जो ध्वनि है वो स्पेलिंग में आगे जुड़ करके निकलती है, अनास, अनास, अनआस। हम कैसे बोलते हैं? एन आस, अन आस, यानी अन और आस को हम अलग अलग कर देते हैं। पर अंग्रेज जो बोलता है वो उसकी नाक से एन का जो न है वो उसकी स्पेलिंग में आगे जुड़ करके चला जाता है। तो ये नीड ऑफ ए एन, दोनों की आवश्यकता इसलिए पड़ी, फैसिलिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन। आगे देखें आप, अब एक होता है ए एन का अर्थ, तो ये भी यहां देख लीजिए कि ए एन इज वीक फॉर्म ऑफ वन, वन माने एक होता है, तो उसकी जो वीक फॉर्म है वो ए एन होती है, और द इज वीक फॉर्म ऑफ दिस और दैट, दिस दैट की वीक फॉर्म होती है द। यहां आप ये चीज, एक चीज और समझ लीजिए, प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स, कि कभी हम ए को अ पढ़ते हैं, कभी ए पढ़ते हैं, एन को अन पढ़ते हैं, कभी एन पढ़ते हैं, द, दी, द, ये जो कन्फ्यूजन होता है वो आप थोड़ी सी हम इसकी बात करेंगे।
ये सब सही है, जो बोलता है वो सब सही है, बस थोड़ा सा उसका रेफरेंस देखना है हमको कि कहाँ क्या बोलना है। कोई गलत नहीं होता, कोई बोलता है द दी, अरे भाई दी क्यों बोल रहे हो, द बोलते हैं, अन क्यों बोल रहे हो, एन बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। केवल आप सिचुएशन के डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में उसको यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम ए और एन का देखें तो ए एन का आप रूल, इसका ये एक आपको रूल में बता दूं कि ए एन को एक मिनट, ए को अ और ए, अन को अन और एन, ये कब बोलते हैं हम। तो ये आप देखें कि जब कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन होगा, यानी ऐसा कोई नाउन जैसे बुक है, बुक, तो उसकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से होगी और उसके पहले एक मिनट, ये आप पहले द का देख लें, हम द का, द को द दी और दी कब बोलते हैं, ये इसको देखें पहले, तो इसका रूल पहले देख लें। तो कोई स्पेलिंग है उसके आगे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है वो, बुक जैसे भी मैंने बताया, तो कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग यदि नाउन है तो उसको द पढ़ेंगे, द बुक। और यदि कोई वोवल स्टार्टिंग नाउन है जिसकी स्पेलिंग नाउन की वोवल से शुरू होती है तो उसको हम दी पढ़ते हैं। यानी कि देखें आप, द बुक द एयर, द बुक द एयर, द बुक द एयर, यानी कि जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो द, वोवल से स्टार्ट है तो दी। परंतु ये भी है कि नाउन पर कभी कभी जोर डालना होता है उसको, तो फिर हम कुछ भी तो उसको दी ही पढ़ा जाता है, फिर चाहे नाउन के आगे कॉन्सोनेंट हो या वोवल हो, पर यदि नाउन पर जोर डालना है तो द को हम दी ही पढ़ेंगे। एक तो ये बात हो गई। अब हम अ और ये देखते हैं अ और एन का। तो जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं या स्पीच देते हैं, बात करें हम या स्पीच दें, तो जनरली अ का अ पढ़ते हैं, ए का उच्चारण अ होता है, और एन का उच्चारण अन करते हैं जब हम जनरली अंग्रेजी में बात करें या स्पीच दें। परंतु ए एन का उच्चारण जब हम फ्रीली, स्वतंत्र रूप से जब हमको करना हो तो हम स्पीच या डिस्कोर्स में भी ए एन के लिए यदि उसको जोर देना हो, हमें भाषण में किसी चीज़ को स्वतंत्र रूप से, तो हम ए को ए पढ़ेंगे और एन को एन पढ़ेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस देखें, आई नो एन अमरीकी, आई नो एन अमरीकी, तो मैं अमरीकी को जानता हूँ, अमरीकीज जो लोग होते हैं उनको मैं जानता हूँ, तो मैं अन अमरीकी, अन अमरीकी। पर किसी पर्टिकुलर की बात करेंगे, आई नो एन अमेरिकन लेडी, आई नो एन अमेरिकन लेडी, तो एक अमेरिकन लेडी को मैं जानता हूँ, तो अमेरिकन तो वो एन आएगा, एन अमेरिकन। और जब बहुत सारे लोग अमरीकी बात कर रहे हैं, हम जनरली बात कर रहे हैं, कोई स्पेशलिटी नहीं कर रहे हैं, तो अन अमरीकी। तो ये थोड़ा सा आप इसका बात हुई। अब यहाँ नोट कुछ बातें और देख लें। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय द इनिशियल साउंड। स्टार्टिंग साउंड पर डिपेंड करता है कि हम ए और एन का उपयोग करें, ए का करें या एन का। सम वर्ड्स बिगिन विथ वोवल लेटर्स, कुछ वर्ड्स की शुरुआत वोवल लेटर से होती है, ए ई आई यू से होती है, बट नॉट विथ वोवल साउंड, परंतु वोवल साउंड से स्टार्ट नहीं होते वो। जैसे अभी मैंने आपको रूल बताया था, वी यूज ए बिफोर देम, तो हम उनके आगे ए लगाते हैं। जैसे वन रुपी नोट, तो व ओ एन ही, स्पेलिंग जो देखिए आप, उसकी शुरुआत कैसे है, ओ से, इंग्लिश वोवल से है, पर उसका प्रोनाउंसिएशन आप देखें तो व कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए लगा है। यूनिवर्सिटी, स्टार्टिंग का लेटर यू है, यू वोवल है, पर उसका साउंड क्या है, यूनिवर्सिटी, या क्या है, कॉन्सोनेंट, तो हमको साउंड पे फोकस करना है, तो इसलिए उसके आगे ए लगा है। यूरोपियन, आप देखें स्पेलिंग ई से है, वोवल से, पर साउंड क्या निकलेगा उसका, यू, यूरोपियन,
तो उसके आगे ए, ऐसे वन आइड मैन, ए यूनिट, ए यूनियन, ठीक है ना। तो दूसरा देखें, सम वर्ड्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट लेटर्स बट विथ वोवल साउंड्स। अब इसका उल्टा देखिए, आपको कुछ की शुरुआत वो कॉन्सोनेंट लेटर से होती है, जैसे HOUR। अब H कॉन्सोनेंट है पर इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो आवर है, आवर यानी कि वोवल से शुरुआत है। एंड एयर यानी अब बारिश होता है, नाती पोता जो होते हैं एयर, तो एयर H कॉन्सोनेंट है स्पेलिंग पर साउंड एयर। SP, MP जो एब्रीविएशंस होते हैं, NCC, NSS, ये एब्रीविएशंस में हम AN का इस्तेमाल करते हैं। तो SP को जब आप लिखेंगे तो देखें SP, तो पहला अक्षर जो उसका वो है वो वोवल है, MP का भी वोवल है साउंड, SP तो साउंड है, तो इसलिए उसके आगे N लगेगा। तो आप क्लियर हो गया होगा अब तक आपका। We use AN before an adjective which is followed by a noun according to the initial sound of the adjective। यहाँ ये भी है कि हम adjective और adverb के आगे भी AN का प्रयोग करते हैं। और प्रोनाउंसिएशन का आपने देख ही लिया, जैसे एन ऑनेस्ट लेडी। अब ऑनेस्ट है स्पेलिंग H से है पर उसका साउंड वोवल है, अ है। ए यूजफुल बुक, यूजफुल में स्पेलिंग वोवल से है पर साउंड यू है, या कॉन्सोनेंट है तो ए। तो ऑनेस्ट और यूजफुल एडजेक्टिव हैं, तो एडजेक्टिव एडवर्ब के आगे भी हम AN लगाते हैं। वी ऑल्सो यूज AN नॉट वन इन नंबर एंड क्वांटिटी एक्सप्रेशंस। नंबर और क्वांटिटी जब हम बताते हैं तब भी हम AN का प्रयोग करते हैं, वन नहीं लगाते हैं। जैसे 4 times अ ईयर, साल में 4 बार, तो ईयर के आगे A लगा। हाफ एन आवर, आवर के आगे N लगा। ए क्वार्टर ऑफ एन आवर, अ डे, अ फ्यू, अ लिटिल। तो जब हम नंबर या क्वांटिटी बताते हैं तो हम AN का उपयोग करते हैं, वन का उपयोग नहीं करते। अब यहाँ देखिए आप, वी डू नॉट नॉर्मली यूज AN बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। हमने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम AN नहीं लगाते। अब अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? मिल्क, वाटर, म्यूजिक, ब्रेवरी, बहादुरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये। व्हीट, आयरन, गोल्ड, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हम उनको बोलते हैं जिन चीज़ों को हम या तो नापते हैं या तौलते हैं। दूध, शक्कर, इनको हम तौलते हैं या नापते हैं। सोना, चांदी नापते हैं, तौलते हैं, तो इनको अनकाउंटेबल बोला जाता है। तो इनके आगे नॉर्मली AN नहीं लगता, बट व्हेन अनकाउंटेबल नाउन वर्क एज अ काउंटेबल नाउन वी यूज AN। परंतु जब यही अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल का काम करने लगे तो AN लग जाता है। ये एक स्पेशल कंडीशन है। अब आपको कुछ उदाहरण बता दें, जैसे एज एन अनकाउंटेबल नाउन, दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन, ये दीवार पत्थर की बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए पत्थर जो है अनकाउंटेबल होता है, तो उसके आगे कुछ आर्टिकल नहीं लगा है। पर यहाँ देखिए, शी थ्रू अ स्टोन एट मी, स्टोन के आगे A लग गया, उसने मुझ पर एक पत्थर फेंका, तो स्टोन अब काउंटेबल बन गया। फिश एंड राइस इज माई फेवरेट डिश, फिश और राइस मेरी फेवरेट डिश है। तो यहाँ फिश और राइस काउंटेबल है, भोजन है, अनकाउंटेबल है, भोजन है, तो कोई आर्टिकल नहीं लगा है। बट ही कॉट अ फिश, उसने एक मछली पकड़ी, तो फिश काउंटेबल है, तो उसके आगे A आर्टिकल लग गया। देखिए, मैरिज इज द यूनियन ऑफ टू सोल्स, शादी दो लोगों की, दो आत्माओं का मिलन है, तो मैरिज यहाँ पर अनकाउंटेबल है। बट आगे देखिए काउंटेबल के रूप में, ही इज गोइंग टू अटेंड अ मैरिज, वह एक शादी अटेंड करने जा रहा है, तो यहाँ पर मैरिज काउंटेबल हो गई। दिस रूम इज फुल ऑफ स्मोक, ये रूम स्मोक से भरा हुआ है, तो स्मोक अनकाउंटेबल है। परंतु लेट्स हैव अ स्मोक नाउ, अब हम एक सिगरेट पीते हैं, एक सिगरेट हो गई, तो अब स्मोक काउंटेबल हो गया। तो ये थोड़ा सिचुएशन पर डिपेंड करता है, इस तरीके से हम काउंटेबल अनकाउंटेबल का भी देख लेते हैं। अब AN के अर्थ में के जो अर्थ होते हैं वो ये देखिए, एक, सब, प्रति, के हिसाब से, कोई, पर, ये सब इसके अर्थ होते हैं। द का कोई अर्थ नहीं होता, द हैज़ नो मीनिंग। देयर वाज अ किंग, कोई राजा था। देयर वाज एन ओल्ड फॉक्स, एक लोमड़ी थी। व्हीट सील्स 8 रुपीज़ अ किलो, गेहूँ 8 रुपये प्रति किलो बिकता है। तो ही अर्न्स 5 रुपीज़ अ डे, वो 5 रुपये के हिसाब से कमाता है। राम हैज़ अ डॉग, राम के पास एक कुत्ता है। तो ये सब उसके मीनिंग होते हैं AN के, डिफरेंट। AN वर्ब यूज एज अ नाउन, जब देखिए आप वॉक, वॉक वर्ब होती है, आप देखिए वॉक वर्ब होती है,
पर इसका नाउन के रूप में इस्तेमाल हो तो ही हैज़ गॉन फॉर ए वॉक, वो घूमने के लिए जाता है। मे आई गो फॉर अ स्विम, स्विम वर्ब होती है पर यहाँ नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है तो ए लग गया। यू शुड हैव अ रेस्ट नाउ, आपको आराम करना चाहिए, तो रेस्ट वर्ब होती है पर उसका नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है तो ए लग गया। एक और देखें आप, प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन हम कहते हैं, किसी को बोलते हैं ये लड़की तो गाय है, शी इज़ अ काऊ, हम ये नहीं कहते शी इज़ लाइक काऊ। तो ही इज़ अ कालिदास, वो कालिदास जैसा विद्वान है, ना कि वो कालिदास है। तो प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन कर देते हैं तो हम उसके आगे ए लगा देते हैं तो वो इस तरह से अर्थ देता है। यू आर अ तेंदुलकर, इसका मतलब आप तेंदुलकर हैं पर तेंदुलकर नहीं है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन में यूज कर सकते हैं। टू एडजेक्टिव, ये एक काम की चीज देख लें, ए ब्लैक एंड वाइट काऊ, वाइट के आगे आर्टिकल नहीं लगा है, इसका मतलब एक ही गाय है जो काली और सफेद है। परंतु ए ब्लैक एंड ए वाइट काऊ, तो ब्लैक के आगे भी ए लगा है, वाइट के आगे भी ए लगा है, तो फिर दो गाय हैं, एक काली है और एक सफेद है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मैंने बताई, इनको आप देख लें, अच्छे से समझ लें। तो आगे का वीडियो हम आर्टिकल पार्ट 2 में जारी रखेंगे। वीडियो बड़ा हो गया है इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। कीप ऑन वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल MP इंग्लिश क्लासेस, आप देखते रहें। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस बेल आइकॉन, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकॉन है, उसको आप निश्चित तौर से दबाएं। थैंक यू।